गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनीता सिंह। मेरे साथ आज आप पढ़ेंगे शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों का अध्ययन करने से पहले हम ये जानेंगे कि विधि होती क्या है। विधि लक्ष्य प्राप्ति के लिए जब मानव युक्ति संगत कोई प्रयास करता है तो वह प्रयास उस कार्य को करने की विधि कहलाती है। अतः विधि एक साधन है जिसके द्वारा अध्यापक किसी भी प्रकार की विषय वस्तु का ज्ञान शिक्षार्थी को देता है। मतलब कि विधि क्या है? एक साधन, और जो कार्य हम कर रहे हैं वो साध्य। साधन और साध्य को मिलकर किसी कार्य की पूर्ति की जाती, किसी कार्य को संपन्न किया जाता है। हम अपने जीवन में कई प्रकार के कार्य करते हैं। सभी कार्य को करने के लिए एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होती है, और वही लक्ष्य क्या होता है? विधि। ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर किए गए कार्य के द्वारा निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति ही विधि कहलाती है। अध्यापक, इसमें क्या होता है कि अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को संपन्न करने के लिए जो कदम उठाता है उस कदम को सामान्य भाषा में विधि कहा जाता है। मतलब कि एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस रास्ते को अपनाया गया, जिस सूत्र को अपनाया गया या जो तरीका लिया गया, वही विधि कहलाती है। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों का भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि यदि शिक्षण कार्य करते समय सही विधि नहीं अपनाई जाए तो शिक्षार्थी ठीक प्रकार से नहीं सीख सकता। मतलब कि यदि सही तरीका नहीं होगा तो सीधी सी बात है, किसी भी कार्य को संपन्न तो कर लिया जाएगा लेकिन बिना तरीके के। जैसे कि हम लोग घर से, अगर हम किसी उदाहरण द्वारा समझे तो कपड़े तो धोए गए, एक दो लोगों ने कपड़े धोए, एक ने कपड़े धोए और अच्छे से झटक कर उसे व्यवस्थित धूप में सुखाया गया, और एक ने यूं ही पानी में से कपड़े निकाले और धूप में टांग दिया। सूखेंगे दोनों के कपड़े, धुले हुए दोनों के कपड़े, लेकिन व्यवस्थित किसका है? वही सही तरीका है। विधियों को अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो कई शिक्षण विधियों को कई भागों में बांटा गया है। अब प्राचीन काल में जो विधियां होती थी तो पारंपरिक विधियां होती थी, जिनके अंदर केवल व्याख्यान करना या भाषण द्वारा समझाना या फिर किसी चीज को रटवाना। अब जैसे कि आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे तो जो गुरु होते थे वो एक ही विधि द्वारा उसका अध्ययन करवाए जाते थे। जैसे कि राजा हो या रंक या किसी भी जाति का हो, उसे अलग गांव से अलग एक कुटिया में अध्ययन करवाया जाता था। फिर उसको सभी स्वावलंबी कार्य सिखाए जाते थे। स्वतः ही लकड़ी काट के लाना, स्वतः ही भोजन पकाना, फिर मंत्रों का ज्ञान दिलाना, यज्ञों का ज्ञान दिलाना, ये सब चीजें, ये भी शिक्षण की विधि थी। लेकिन ये क्या थी? पारंपरिक विधि थी। मतलब कि जब उसका टाइम पीरियड पूरा होता था एक विद्यार्थी का, एक बालक का, शिष्य का, तो उसके जाने के बाद जो नए शिष्य आते थे उनके साथ भी यही प्रक्रिया होती थी। मतलब कि किसी भी नई विधि का उसमें किसी भी प्रकार से जोड़ा नहीं जाता था। लेकिन अब जो अध्यापक हैं वो आधुनिक विधियों द्वारा पढ़ाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे योजना विधि। अब योजना विधि देखी जाए तो इसमें क्या होता है कि इस विधि में किसी समस्या अथवा उद्देश्य को लेकर छात्र अथवा कोई व्यक्ति उसे स्वाभाविक वातावरण में पूरा करने का प्रयास करता है। मतलब कि इस विधि में जो भी समस्या होती है ना, उसका उद्देश्य लेकर छात्र स्वतः ही अपने अकॉर्डिंग, जो उसके अकॉर्डिंग जो वातावरण होता है उसके द्वारा उसको पूरा करने का प्रयास करता है। ये करता है बालक स्वतः। इसमें जो अध्यापक होता है वो उसका सहयोगी होता है, उसकी मदद करता है। इसमें कल्पना, सहयोग तथा शारीरिक नियंत्रण पर बल दिया जाता है। बच्चों के प्रोजेक्ट में रुचि, योग्यता, अभिवृत्ति, क्षमता पर आधारित होनी चाहिए। यह उपयोगी विधि है क्योंकि सक्रिय सामाजिक सहयोग से कार्य करते हुए सीखने से विद्यार्थी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक गुणों और कुशलताओं को भी सीख लेता है। योजना विधि में क्या होता है कि किस तरीके से योजना बनाई जाए। तो योजना किस तरीके से? उसके जैसा पहले कुछ देखा हो या सुना हो
तो वो ये सब चीजें हम किस में करते हैं, समाज में। तो इसमें सामाजिक गुणों का भी, सामाजिक कुशलता का ज्ञान होता है, उसका ज्ञात होता है। फिर इसके आगे ये जो योजना विधि होती है ना, ये सभी विषयों में कार्यरत होती है, जैसे सामाजिक विज्ञान में हुई, हिंदी में हुई, ये सारी चीज, या फिर गणित में हुई, अंग्रेजी में हुई। मतलब कि किस योजना द्वारा, किस उदाहरण द्वारा उस चीज को समझा जाए, और और वो जो सवाल है उसका किस तरीके से हल निकाला जाए। मतलब कि किसी को किसी से जोड़ते हुए एक योजना विधि का संचालन करना। इसके अंदर विधि के चरण भी होते हैं, जिसमें पहला होता है योजना का चुनाव। मतलब कि हमें, यदि कोई हमारे सामने कोई सवाल है जिसका हमें हल निकालना है, तो सबसे पहले हमें योजना का चुनाव करना होगा, कौन सी योजना उसमें कार्यरत होगी। उसके बाद योजना का नियोजन करना होगा कि उसके अंदर कौन सी योजना का, मतलब कि प्लानिंग करनी होगी, कि मतलब कि ये जो हमने योजना का जो चयन किया है, चुनाव किया है, उस योजना का जो दूसरा चरण है उसमें उसका नियोजन करना, मतलब कि उसमें प्लानिंग करना कि उस योजना को कैसे क्रियान्वित करना है। उस फिर उसके बाद तीसरा जो है योजना का क्रियान्वयन। उसके अंदर वो जो योजना का चयन किया, उसके बाद उसके ऊपर प्लानिंग की, नियोजन किया, उसके बाद उसकी क्रियान्विति कैसे करनी, कैसे उसको समस्या से या जो सवाल है उससे जोड़ते हुए कैसे उसकी क्रियान्विति करनी है। उसके बाद योजना का क्या मूल्यांकन रहा। आपने योजना का चयन कर लिया, उसकी प्लानिंग कर ली, नियोजन कर लिया, फिर उसको क्रियान्वित किया। उसके बाद ये सब करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि ये सही है या गलत। मतलब कि ये जो आपने विधि अपनाई है वो सही है या गलत है, ये निष्पादित करने के लिए आपको उसका मूल्यांकन करना होगा। इस विधि को जब विद्यार्थी अपनाता है तो उसके अंदर जो मनोवैज्ञानिक पावर होता है वो बढ़ता है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उसमें अध्यापक सिर्फ उनका सहयोग कर रहा है, लेकिन क्रियान्विति सिर्फ विद्यार्थी करता है। आपस में जब विद्यार्थी मिलके करते हैं तो मित्रवैता बढ़ती है, और जो रटने की जो बच्चों के अंदर जो रटने की जो विद्या होती है ना, रटन विद्या, उसको ये समाप्त करता है। जीवन को किस तरीके से अन्य समस्याओं से निकालकर किस योजना द्वारा उसको क्रियान्वित करना है, वो भी विद्यार्थियों को सीखने को मिलता है, और ये विद्यार्थियों को समझने में सहायक होती है। दूसरी विधि है समस्या समाधान विधि। इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों के सामने समस्या प्रस्तुत करके उसका समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि इसके द्वारा विद्यार्थियों में विवेचित चिंतन का विकास हो सके। समस्याएं रुचिकर हो, चुनौतीपूर्ण हो, विद्यार्थियों की आयु व मानसिक स्तर के अनुरूप उपयोगी हो, शैक्षिक रूप से लाभकारी हो तथा मानवीय क्रिया पर केंद्रित होनी चाहिए। मतलब कि इसमें जो समस्या होती है ना, वो विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए। माना कि विद्यार्थी 10वीं कक्षा में अध्ययनरत है, तो वो जो समस्या हो उसके अकॉर्डिंग हो। ऐसा ना हो कि समस्या 6th क्लास या 7th क्लास में, 6ठी-7वीं के जो स्टैंडर्ड में बच्चे पढ़ते हैं उनके अकॉर्डिंग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि बालक की आयु और उसकी जो मानसिक स्तर होता है वो बहुत ध्यान में रखा जाता है। जब एक अध्यापक बालकों को समस्या समाधान विधि द्वारा अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है तो ये आवश्यक होता है। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज है कि इसके अंदर जो समस्या समाधान की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको 6 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले प्रस्तुतिकरण, मतलब कि समस्या क्या है उसका प्रस्तुतिकरण किया जाए। मतलब कि सबसे पहले समस्या क्या है उसको निश्चित किया जाए कि हमें इस समस्या का निवारण करना है, तो वो हुआ समस्या का प्रस्तुतिकरण। उसके बाद दूसरा है परिकल्पना का निर्माण। मतलब कि वो जो समस्या का प्रस्तुतिकरण हुआ है उसका पूरा जो अध्ययन है उसका, उस समस्या का निर्माण कैसे हुआ और कैसे उस पर अध्ययन किया जाएगा, उसको पूर्ण रूप से उसकी जानकारी प्राप्त करना। तीसरा है आंकड़ों का संकलन। वो जो समस्या जो हमने सुनिश्चित की है जिसका समाधान करना है, उसके सर्वप्रथम आंकड़े संकलित किए जाएं कि मतलब कि
उन कितना वो प्रभावी है या फिर किस तरीके से उसको निष्पादित किया जाए, ऐसे आंकड़ों का संकलन करना आवश्यक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है आंकड़ों का विश्लेषण तथा परिणाम। उसके बाद आंकड़ों को एकत्रित करके संकलन करके आंकड़ों का उसका विश्लेषण करना कि कौन सा हमारे योग्य और कौन सा हमारे योग्य नहीं है, और जो हमारे योग्य उसका क्या परिणाम रहेगा। उसके बाद छठा है परिणामों का परीक्षण तथा सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष। उसके बाद पांचवा स्टेप ये है कि परिणामों का जो परीक्षण है, उस जब हमने विश्लेषण किया तो उसका क्या परिणाम रहा वो देखेंगे। फिर परिणामों का भी परीक्षण करेंगे कि क्या जो परिणाम निकल के आए हैं वो सुनिश्चित हैं, वो सही हैं। फिर उसके बाद उसका सामान्यीकरण निष्कर्षण कर उसका अंत में प्रलेखन करेंगे। उसके बाद उस समस्या को निश्चित करेंगे और उसमें जो आंकड़े लिए गए, परिकल्पना का निर्माण किया गया है, जो समस्या का प्रस्तुतिकरण सबसे पहले लिया गया है, उन सब के द्वारा उस समस्या का समाधान किया गया है। इसमें अच्छे गुण ये हैं कि बालकों के अंदर अच्छी आदतों का विकास होता है, क्योंकि सभी सामूहिक रूप से उस समस्या का हल करने में जुट जाते हैं। कोई कहीं से आंकड़े संकलन करता है, कोई कहीं से, तो इस तरीके से अच्छी आदतों का विकास होता है। उद्देश्य पूर्ण होता है, उनका उद्देश्य होता है कि इस समस्या का हमें समाधान करना ही करना है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान होती है। यदि कोई समस्या है तो हो सकता है कि जो समस्या बालकों ने ली है वो समस्या किसी दूसरे खंड में या दूसरे भाग में अगर देखा जाए तो वो समस्या बहुत छोटी बात हो, वो समस्या समस्या ना हो। तो इस तरीके जो भिन्नता पाई जाती है उसकी पहचान होती है। उसके बाद अभिप्रेरणा उन्हें मिलती है, अधिगम प्रभावी तथा स्थायी होता है, उदार दृष्टिकोण होता है, उत्तरदायित्व उनका बढ़ता है कि ये हमें करनी है। इसका पूरे आंकड़ों का किसी भी समस्या का हल कब निकलेगा, जब उसको संपूर्ण रूप से जमीन से लेकर उसकी पहचान की जाए कि उसके कितने आंकड़े हैं, कितना उसका प्रभाव है, कितना उसका नकारात्मक प्रभाव है, कितना सकारात्मक है। ये सब लेकर उसके बाद उसकी सक्रियता पूर्ण उसका समस्या का हल किया जाता है। धन्यवाद।